बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि प्रॉपर्टी का अदालत में अगर केस चल रहा है तो इसकी खरीदो फरोख्त किस तरह की जाए। इसकी खरीदो फरोख्त के हवाले से हम आज आपको आगाह करेंगे कि किस तरह आप इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, किस तरह आप इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, क्या इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो प्रॉपर्टी डीलर्स अफराद के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, वो ज़रूर देखें। और वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंट्स। लीज पेंडेंट्स सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें बताया गया है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का मुकदमा अदालत में चल रहा है तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मतलब इसको बेचा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता या एक बंदे के नाम से दूसरे बंदे के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसको कहते हैं लीज पेंडेंट्स। लीज पेंडेंट्स बेसिकली वो रूल है जिसके तहत ये बताया जाता है जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो फौरन आपके जहन में, जो अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या आप जमीन की खरीदो फरोख्त का कारोबार करते हैं तो आपको लीज पेंडेंट्स जो है इसके हवाले से बाकायदा तौर पर इल्म होगा कि ऐसी जमीनें जिन पर कोर्ट केस चल रहा होता है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में, तो उस जमीन को खरीदा नहीं जा सकता, ना ही उस जमीन को बेचा जा सकता है, ना ही उस जमीन का एग्रीमेंट किया जा सकता है किसी दूसरे फर्द के साथ। तो ऐसी जमीन जो लीज पेंडेंट्स हो उस जमीन को आप कतई तौर पर मत खरीदें, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो तो एक तो वो जमीन जो है वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती। जब वो जमीन ट्रांसफर नहीं की जा सकती तो आपको उसको खरीदने का फायदा ही कोई नहीं। आप खरीद लेंगे, बाद में जो है वो अगर अदालत उस बंदे के खिलाफ जाती है जिससे आपने जमीन खरीदी है, फैसला उसके खिलाफ आ जाता है तो आपकी रकम जो होती है वो डूब जाती है। अक्सर औकात क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर्स रात उनको ये तमाम चीजों का पता होता है, वो क्या करते हैं अपनी या किसी दोस्त की जमीन को बेचते हैं और दोनों बंदे मिली भगत के साथ क्या करते हैं कि एक प्लान करते हैं कि हम इस पर लीज पेंडेंट्स का एक मुकदमा करेंगे और जब ये बंदा जमीन खरीद लेगा फिर हम इसको बताएंगे ये तो लीज पेंडेंट्स है, इसको तो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। वो क्या करते हैं कि उस बंदे को जब जमीन फरोख्त कर देते हैं, अच्छी खासी उससे रकम ले लेते हैं, तो जब वो अच्छी खासी रकम उससे बटोर लेते हैं तो वो फिर क्या करते हैं कि जब प्रॉपर्टी मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर करने की बारी आती है तो उसे कहते हैं कि जनाब ये तो लीज पेंडेंट्स है, इस प्रॉपर्टी को तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो आपके ना पैसे जो है वो वापस कर देते हैं। वो जो उन्होंने रकम ली होती है वो रकम जो होती है उसको इस्तेमाल करते हैं सालों साल, उससे भी कमाते हैं और उस बंदे को जो है वो थोड़ी थोड़ी रकम करके वापस करते हैं, एक किस्म का उसके साथ फ्रॉड करते हैं। तो ये तमाम काम इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में होते हैं। इसलिए लीज पेंडेंट्स का हर बंदे को जो कि कारोबारी है, प्रॉपर्टी का काम करता है या प्रॉपर्टी खरीदता है, उस बंदे को लीज पेंडेंट्स का पता होना चाहिए। अगर कोई बंदा ऐसा कर देता है, मतलब अब एक्सेप्शन क्या है कि एक बंदे ने जमीन खरीद ली है, उसको पता ही नहीं था कि ये लीज पेंडेंट्स है, इस प्रॉपर्टी पर केस चल रहा है, तो वो क्या करेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 41 कहता है कि अगर इन्होंने मिली भगत के साथ मुकदमा किया हुआ है, मतलब फर्ज कर लें कि मुकदमा बनता ही नहीं है, एक बंदा जो है वो वहां पर किराएदार है, वो किराए पे रह रहा है या वो उसका दोस्त है और उसका उस प्रॉपर्टी के साथ दूर दूर तक कोई कांटेक्ट नहीं है, तो वो बंदा अगर एक फर्जी मुकदमा बना रहे हैं और कोर्ट को लगे कि ये बंदे ने फर्जी मुकदमा किया है,
तो ऐसे बंदे इस मुकदमे की वजह से उस नेक नियत आदमी को जो है वो ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो इस बंदे पर प्रिंसिपल ऑफ लीज पेंडेंट्स एक्ट जो है वो लागू नहीं होता। ऐसे बंदे को जो है वो लीज पेंडेंसी एक्ट जो है वो उस पर लागू नहीं किया जाता। तो कोर्ट क्या करता है, वो ये देखता है कि क्या ये मुकदमा जो है वो वैलिड है। ये नहीं कि किराएदार और मालिक मकान के दरमियान वो लीज पेंडेंस का मुकदमा चल रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर दो मालिक हैं और वाज़ह तौर पर डिस्प्यूट है उनके दरमियान और वो मुकदमा चल रहा है किसी वैलिड कोर्ट में, तब जाकर ये तमाम अमल, ये लीज पेंडेंस का एक्ट जो होगा वो उस पर लागू होगा। तो इसीलिए ऐसी जमीन को जो लीज पेंडेंस हो पहले पता कर लें और फिर उसको खरीदा करें। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि फर्ज कर लें कि ए जो है कोई बंदा है जिसके पास एक प्रॉपर्टी है, तो बी इस पर मुकदमा करता है ये जी मेरी प्रॉपर्टी है। ए प्रॉपर्टी को सेल कर देता है सी को, क्योंकि ये लीज पेंडेंस है। इसमें होता है कि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर तो कर देते हैं, मगर जबकि मुकदमा अदालत में चल रहा है लीज पेंडेंस का, तो उस मुकदमे का अगर फैसला ए के हक में होता है तो वो जो एग्रीमेंट होगा वो वैलिड हो जाएगा। वो जो उसने उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के तहत उसने जमीन को सेल कर दिया था, मगर वो लीज पेंडेंस थी और मुकदमे का फैसला उस बंदे के हक में आ जाता है जिसने सेल किया है, तो ये जो एग्रीमेंट होगा वो वैलिड समझा जाएगा। अगर उसने अदालत ने क्या किया है कि बी के हक में फैसला कर दिया है, तो जो ए ने सी के साथ एग्रीमेंट किया था वो वाइड समझा जाएगा, वाइड सेल होगी, वो मतलब वो एग्रीमेंट खत्म। तो इस लिहाज से इसी जमीन को खरीदना नहीं चाहिए, इससे अवॉइड करना चाहिए इस जमीन को खरीदते हुए, क्योंकि ये रिस्क पे होता है। अब आप ये समझ रहे होंगे, अक्सर लोग ये समझ रहे होंगे कि ये एक तरह का स्टे ही है। स्टे और लीज पेंडेंस, इन दोनों में आपको मैं एक फर्क समझा दूं कि ये स्टे नहीं होता। अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर स्टे लेते हैं, स्टे का मतलब ये होता है कि आपने उस प्रॉपर्टी को मुंजमद कर दिया है। आप कोर्ट में जाके बताते हैं जनाब इस प्रॉपर्टी से मुझे ये कंसर्न है, मुझे ये मसला है, ये प्रॉपर्टी मेरी है या इस प्रॉपर्टी से मुझे नुकसान होगा, वट एवर जो भी मसला है वो आप वहां पर जाके बताते हैं कि कोर्ट इसकी सेल को, इसकी तामीर को, किसी भी किस्म के इसमें चेंज को क्या कर देता है, मुंजमद कर देता है, रोक देता है। आप वो स्टे की कॉपी लेते हैं, जाकर आप पटवारी के पास जाते हैं, उसके बाद तहसीलदार के पास जाते हैं, तो जाकर आप कंप्लीट तौर पर इंफॉर्मेशन देते हैं और स्टे की कॉपी उनको देते हैं कि इस प्रॉपर्टी को अब सेल नहीं किया जा सकता, इस पे स्टे है। तो स्टे का मतलब होता है कि आपने कंप्लीट तौर पर उसको मुंजमद कर दिया है, वो किसी भी काम की नहीं है अभी फिलहाल, जब तक ये जो स्टे उस पे हुआ है। मगर जो लीज पेंडेंस है इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अपनी प्रॉपर्टी जो होती है वो किसी दूसरे, मतलब ए प्रॉपर्टी बेच रहा है तो वो बी ने उस पर मुकदमा किया हुआ है पर सी को ये बेच रहा है, तो सी के साथ ये क्या करेगा, उसको ट्रांसफर कर सकता है, वो तमाम रजिस्ट्री भी कर सकता है, हर चीज कर सकता है। मगर जबकि अगर फैसला उसके हक में आता है तब वो वैलिड समझा जाएगा, वरना वो वाइड समझा जाएगा। बेसिकली इसमें स्टे तो खत्म हो जाएगा, स्टे के खत्म होने के बाद जो होती है वो तब्दीलियां और होंगी, मगर जब लीज पेंडेंस खत्म होता है, अगर वो आपके हक में, उस बंदे के हक में नहीं जिसने आपको बेची है, तो फिर क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी जो आपका पैसा वो कंप्लीट तौर पर डूब जाता है। तो ये फर्क वाज़ा होता है कि लीज पेंडेंस में आपकी प्रॉपर्टी जो होती है वो मुंजमद नहीं होती, जबकि स्टे में जो होती है वो प्रॉपर्टी मुंजमद हो जाती है, वो किसी भी बंदा, कोई बंदा इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब इसकी मुद्दत क्या होती है, कब तक ये चलता है, जब तक के फैसला नहीं हो जाता केस का। जब केस का फैसला हो जाता है किसी, तो उसके बाद एक्सेप्शन फाइल होती है, आप अपील कर सकते हैं 30 डेज के अंदर, ठीक है। उस अपील के बाद अगर दोबारा फैसला, उसी फैसले को क्या किया जाता है, कंफर्म किया जाता है,
तो फिर जाकर ये जो होता है लीज पेंडेंस का मुकदमा जो होता है ये खत्म हो जाता है। उसके बाद आप प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं, उसको परचेज भी कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था लीज पेंडेंस के हवाले से, जिसमें मुकम्मल तौर पर ये मालूमात दी गई है कि प्रॉपर्टी को, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि लीज पेंडेंस है, उसको खरीदा नहीं जा सकता। अगर आप उसको खरीदते हैं तो आप जो है वो उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, देखा जा सकता है कि अगर इसका फैसला जो होता है जिस बंदे से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके हक में नहीं आता तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इसलिए उम्मीद करता हूं आपने इस लेक्चर से जरूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।